Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 8 that is D and F block element. तो पहले हम D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने D ब्लॉक एलिमेंट में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन, रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं या उनके जो आयंस होते हैं वो मोस्टली कलर्ड होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो उनका कलर क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द कलर टेंडेंसी ऑफ कलर आयन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, हाउ दे वेरी, इस तरीके से। या आपसे डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई किस तरीके से इनका वेरिएशन होता है। ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनसे, जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एकदम बढ़ता है, लेकिन मैग्नीज और मोलिब्डेनम के लिए जो भी है उसके लिए क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टेक्टिनियम जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, रुथेनियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इस तरीके से, ठीक है। जो भी आपका रीजन आया होता है इसमें, वो रीजन आपको देना होता है, ठीक है। तो आज इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी आती है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता चलता है हमें? अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर जानना है तो बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके का फिनोमेना यूज करता है। एक तो डायमैग्नेटिज्म, या पैरामैग्नेटिक। मोस्टली, ठीक है। आया समझ में कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले हमें ये पता करने की जरूरत है कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो हम कैसे जान सकते हैं। हम अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड साथ के साथ खत्म हो सकता है या परमानेंटली वहीं पर रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो इंटरेक्शन होता है सब्सटेंसेस का, उसके बेस पर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्टली दो टाइप से होते हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो रिपेल्ड होते हैं, रिपेल्ड बाय, आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो रिपेल्ड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, एंड हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं उसमें क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और जो फिनोमिना होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम? डायमैग्नेटिज्म। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर किसी भी सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक होना मीन्स जरूरी है या रिक्वायरमेंट है, तो एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको पैरामैग्नेटिक कहना है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कुछ तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपका आयरन है, निकल है एंड कोबाल्ट है, ये सभी क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है या कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या उसका जो पैरामैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ये सारी चीजें हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसको हम कैसे आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्म होती है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, उसके मदद से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। स्पिन, एक तो होता है स्पिन मोमेंटम और होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एक तो स्पिन मोमेंट होता है और होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ स्पिन। जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एस लगा देते हैं, इसका मतलब है स्पिन ओनली, हम सिर्फ स्पिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, अभी हम उसकी बात करेंगे। उस फॉर्मूले की मदद से क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, या आप किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट आप मेजर करते हैं किसी भी मेटल आयन का, तो आप उसमें बता सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, ये होता है बी एम इसकी यूनिट होती है, जहां पर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और बी एम क्या है, बोहर मैग्नेटोन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीएम, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं आर पैरामैग्नेटिक, मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, आया समझ में। तो पैरामैग्नेटिक जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, जैसे सपोज करो आपके पास नंबर ऑफ अनपेड, जैसे आप बात करते हैं एससी की बात करते हैं, इसके नियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, AR3D14S2। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर हम डी में इसको ऐसे बनाएं तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 1, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2
या म्यू इज इक्वल टू √3 और म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.73 BM। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का क्या पता है, मैग्नेटिक मोमेंट पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर क्या कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो नेट चार्ज आता है, जब उसको हम किसी भी कंपाउंड में से अलग करते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि भाई एक कंपाउंड है क्रोमियम का, जिसके अंदर क्रोमियम आयन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो 3.8 BM आता है। ठीक है, तो उस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर वो होगी जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं उस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आपके पास हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ये दे रखा है क्रोमियम का कंपाउंड है। ठीक है, उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.8 BM दे रखी है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, √n × n+2 होता है। ठीक है, और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, Ar4s1 3d5, तो 4s1 में 1 और d में 5। अगर हम इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें तो उसमें टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 + 5 = 6। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। जब ये क्या बना रहा है, जब ये ग्राउंड स्टेट में इसने किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, लेकिन अभी इसने कोई क्रोमियम का कंपाउंड बनाया है, उसमें जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो 3.8 बोहर मैग्नेटोम आता है। तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो 3.8 = √n² + 2n, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.44 है या 64 है, देख लेंगे उसको। n² + 2n, ये हो जाएगा n² + 2n - 14.44 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के जब हम इसको सोल्व करते हैं तो n = 3 आता है। तो n = 3 मीन्स अब जो इसमें है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन = 3 मीन्स 6 - 3 = 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन वर लूज, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आएगा वो आएगा 3d3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई इसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। कैसे आया +3, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे, मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक तो 4s का जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो अब इसमें कितने बचे, 3d3 बचे। ठीक है, तो जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +3, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके बता सकते हैं, या आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है Sc2 पॉजिटिव, ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव या टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इन सब का आपको म्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा के उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो हम बात करेंगे अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जो इस चैप्टर के बाद आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पहले उस चैप्टर को करा दें और फिर इसको बाद में। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है केमिस्ट्री के अंदर। एक चैप्टर के बाद अगर दूसरा चैप्टर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आने वाला चैप्टर है वो पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आपको यहाँ पर इन सभी मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म सो द वेरी लास्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी आयन, चाहे वो कैटायन है या आयन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो मेटल आयन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर सॉरी, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अदर स्पेसिस को हम लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड क्या होता है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। वैसे मैं बता देता हूँ, कोई भी आयन है, चाहे वो एनायन है या कैटायन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, जो मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन या उसके पास एक लोन पेयर होती है, मेटल आयन को ट्रांसफर करने के लिए इस तरीके की जो स्पेसिस होती है उसको लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, सो हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, आप पहले देख रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव, CO NH3 3 पॉजिटिव। जब मैं स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ता था 11th क्लास के अंदर, तो इस तरीके के कुछ कंपाउंड आए थे, तो मैंने जनरल कंपाउंड पढ़े थे और इस तरीके के कंपाउंड आ गए, तो मुझे लगा कि ये कोई गलती हो गई है, यहाँ पर NH3 नहीं, ये NH2 होना चाहिए। मैंने टीचर से बोला कि सर ये गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे टीचर ने हमें समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है, आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें इस तरीके के भी कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि भाई इतने सारे मॉलिक्यूल कैसे अटैच्ड हो गए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करते हैं, इनके पास जो लोन पेयर होते हैं वो इस मेटल आयन को डोनेट करते हैं, क्योंकि इस मेटल आयन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। उन वैकेंट डी ऑर्बिटल में ही वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और जब भी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो वहाँ पर वो कंपाउंड एग्जिस्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक और कंपाउंड है, मतलब एक और नहीं, आप कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। हम बात कर रहे थे कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बनाते क्यों हैं, इस तरीके के कंपाउंड वो कैसे बना सकते हैं, ऐसी क्या खूबी होती है उनके पास, या ऐसी क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो इतनी लार्ज टेंडेंसी शो करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टेंडेंसी शो करने की। तो इसके रीजन है, रीजन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला रीजन तो यही है कि उनका जो आयन का साइज होता है, आयन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैकेंट डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ vacant d orbital to form coordinate bond। with ligands, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं या तीन रीजन है जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, पहले हमने किया था मैग्नेटिक बिहेवियर, अब हम कर रहे हैं टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मैसेज करके अपने डाउट्स के बारे में बता सकते हैं, कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है आपके लिए? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या कौन सी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, आइए देखते हैं। इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या होता है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट और देयर कंपाउंड्स क्या होते हैं, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, या तो ट्रांजिशन एलिमेंट खुद या उनके कोई भी कंपाउंड है, वो क्या करते हैं, मोस्टली एक्ट एज एन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है। वो क्या कर देता है, वो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, हम कैटलिस्ट कहते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसके रेट को बढ़ा सकता है, और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन यू विल गेट इट एज इट इज। आप उसको ऐसा ही आपको वापस मिल जाता है ना, वो किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होता है, ठीक है। इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट के तौर पर मोस्टली हम ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड या ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हैबर प्रोसेस होता है, हैबर प्रोसेस फॉर NH3, उसमें आयरन यूज होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3, उसके अंदर क्या यूज होता है, प्लेटिनम यूज होता है। तो प्लेटिनम यूज होता है। दूसरा आप कह सकते हैं जैसे हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है ऑफ एल्किन्स या एल्काइंस, उसके अंदर निकल यूज होता है या प्लेटिनम या पैलेडियम यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एलिमेंट है, या आप कह सकते हैं जब हम पोटेशियम क्लोराइड का ClO3 का डिसोसिएट करते हैं KCl और O2 के अंदर, तो वहाँ पर MnO2 यूज होता है। तो MnO2 भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट का कंपाउंड है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस हैं। इनके अलावा भी जैसे रुथेनियम हो गया, रहोडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सभी यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी मतलब सभी मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो हमें कैसे यूज हो रहे हैं, वो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं।
तो ऐसा क्या है, ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके रीजन होते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज एन कैटलिस्ट, या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं? तो उसके दो रीजन हैं। एक सबसे पहला रीजन है कि वो एक तो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं व्हेन फाइनली पाउडर्ड फॉर्म। जब वो फाइनली पाउडर फॉर्म में होते हैं तो क्या करते हैं, वो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो सॉलिड सरफेस में क्या होते हैं, इसमें डी होते हैं, डी एंड एस ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं ये दे फॉर्म इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं, जिससे वहां पर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होते हैं वो वीकर हो जाते हैं। और जब बॉन्ड वीकर हो जाते हैं तो उसकी जो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इस सॉलिड सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेते हैं, जिससे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरीके से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा आता है बाय चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपने देखा होगा 2i नेगेटिव प्लस H2O4 2 नेगेटिव, इट विल गिव I2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है वो Fe3 पॉजिटिव करता है। तो लेकिन ये जो रिएक्शन होती है वो दो स्टेप में होती है। किस तरीके से होती है इसमें देखेंगे हम। जो आयरन है वो अपने क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको चेंज करता है। किस तरीके से चेंज करता है अभी देखते हैं। तो जो आयरन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, जैसे H2O4 2 नेगेटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, इट विल गिव it will give 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। तो सॉरी 3 पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 से 3 हो गया, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ चार्ज देखेंगे तो इधर भी नेट 2 पॉजिटिव और इधर भी नेट 2 पॉजिटिव है। फिर 2i नेगेटिव प्लस 2Fe3 पॉजिटिव, इट विल गिव I2 प्लस 2F2 पॉजिटिव। जब हम इसको करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से और आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 2i नेगेटिव प्लस H2O4 2 नेगेटिव, इट विल गिव I2 प्लस 2SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या अपनी किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एक गुड कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है किसके बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी इस पार्ट के अंदर। बाकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।